पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और वो आपको समझ में आ भी गया होगा कि विश्व में निम्नलिखित में से कितने समय में विभाजित किया गया। विश्व को निम्न में से कितने समय क्षेत्रों में, है ना, समय क्षेत्रों में, कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ओके गाइस, तो वर्ल्ड को, ठीक, हमारे पास वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड हमारे पास, हमारा पूरा वर्ल्ड कितने टाइम जोन में डिवाइड है, समय क्षेत्र, एक क्षेत्र वर्ड शायद यहाँ पर मिसिंग हो गया है, उसे आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। कितने समय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, समय आ गया यहाँ पर क्षेत्र। तो हमारा पूरा वर्ल्ड कितने टाइम जोन में डिवाइड है, तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास पूरे के पूरे जो टाइम जोन है, मैंने आपको टाइम जोन पे पूरा का पूरा डिटेलिंग बताई थी गाइस। टाइम जोन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं पूरे अर्थ को एक चक्कर लगाने में, एक राउंड कंप्लीट करने में। ओके, अर्थ अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेता है, और मतलब 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेता है। ठीक है, तो एक घंटे घूमने में कितने डिग्री घूमेगा, 360/24। तो 24 घंटे हैं हमारे यहाँ के, और 24 घंटे मतलब 24 टाइम जोन भी होते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि हमारे पास टाइम जोन कितने हैं, 24। हाउ मेनी टाइम जोन भी है, 24, इसे ध्यान रखिए। ओके, तो पूरे अर्थ को हम कितने टाइम जोन में डिवाइड कर रहे हैं, 24, और सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के पास है, रूस या रशिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इंडिया के पास कितना टाइम जोन है, इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है। ठीक, इन सब चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास में रहेगा। अगर आज का लेक्चर आप सुन लेंगे, जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी घूर्णन के साथ प्रति घंटा निम्न में से कितनी दूरी तय करती है। तो कितनी दूरी तय करती है, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय अर्थ ड्यूरिंग रोटेशन। ठीक है, रोटेशन में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 डिग्री देशांतर, 16 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए रोटेशन अर्थ कर रहा है तो 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में, है कि नहीं। तो प्रति घंटा पूछा है तो एक घंटे में कितना घूमेगा, 360/24, डिवाइड कर दीजिए, आगे 15। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्षों पर 1 डिग्री घूमने में, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको उल्टा कर लेंगे, है ना। पृथ्वी को अपने अक्षों पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना लेगी, 1 घंटा। तो प्रति घंटे वो कितने डिग्री घूम रही है या कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है, 15 देशांतर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री देशांतर, या 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके गाइस, आई होप कि आपको इस समझ में आ रहा होगा, इसमें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑन अर्थ। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के मैं आपको 30 सेकंड दे देता हूँ, 30 सेकंड बहुत है आपके लिए। जल्दी बताइए कितनी देशांतर रेखाएं होंगी। पॉज कर लीजिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद अपना आंसर देते जाइए। देखिए प्रैक्टिस ऐसी ही होगी गाइस। ठीक, वहाँ पर कितनी देशांतर रेखा है, मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की क्वांटिटी। तो यहाँ पर कितनी देशांतर रेखा है, 360। ठीक है, हर 1 डिग्री पर एक देशांतर होती है, और टोटल 360 डिग्री हमारा पृथ्वी घूमती है। तो कितने देशांतर हो जाते हैं आपके, 360 डिग्री देशांतर। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है और रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है।
तो गाइस इसको गलत मत करिएगा, अगर आपने इसको गलत कर दिया मतलब वो गड़बड़ में जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके एग्जाम में आने वाले उन एरियाज में से है जो पेपर में 100% आता है, खासतौर पर आपकी टीचिंग एग्जाम्स के पेपर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और टीचर को सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ाना रहता है, तो एनसीईआरटी में ये सारे चैप्टर्स सबसे पहले आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है और एग्जाम में काफी आता रहता है कि जीरो देशांतर क्या कहलाता है। शून्य 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है। 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज ना, 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं गाइस, बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, आपका 0 डिग्री का जो देशांतर है आप देखेंगे तो मैंने बताया था 0 डिग्री का देशांतर ऐसे होता है, ठीक, ये इसके एक तरफ ईस्ट होता है एक तरफ वेस्ट होता है और यहीं से ही हम टाइम की शुरुआत करते हैं, जीएमटी या फिर इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका प्राइम मेरिडियन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, या इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन बोल दिया और हिंदी में क्या बोल दिया, प्रधान यामयोत्तर, वैसे याद रखिएगा। ओके गाइस, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगा ये, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। अब चारों स्टेटमेंट को एक एक करके हम पढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश का आकार घट जाता है। गोइंग अवे अवे फ्रॉम द इक्वेटर द लैटिट्यूड साइज डिक्रीज। ओके, पहला हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, विषुवत वृत्त सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करता है। इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्किल ऑफ द अर्थ। ओके, अगला, पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। देयर आर 180 लैटिट्यूडनल लाइंस ऑन अर्थ, है ना। और चौथा है, ऑल ऑफ द अबव आर राइट और ट्रू। उपयुक्त में से सभी कथन सही है, तो इसमें कौन सा आपके लग रहा है कि सही होगा, बताइएगा। इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि एकदम सही होगा, बताओ गाइस, कौन सा सही होगा, आपको क्या लगता है। वीडियो को पॉज करिए, आराम से आंसर दीजिए और फिर मुझे बताइए। देखिए पहले वाले को एक एक करके हम एनालाइज करते हुए चलते हैं। देखिए पहला वाला जो हमारे पास पहला वाला है, ये वाला, विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश का आकार घटता है, तो थोड़ा सा इधर आ जाता है। ये पेन कहाँ खो गया, यहाँ आ गया। ठीक, देखिए आपका ये सर्किल होता है सर, ठीक, और ये इक्वेटर है और इसी का ये सर्किल है, ठीक। अब देखो इससे ऊपर दूसरा सर्किल ये है और ऊपर जाएंगे तो ये सर्किल। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेटर से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे करके श्रिंक कर रहा है। तो इज दिस पॉइंट इज राइट और रॉन्ग, तो ये पॉइंट तो एकदम राइट है, तो दिस इज राइट पॉइंट, करेक्ट है, ठीक। फिर अगला है आपका, अगला क्या है, अगला ये बता रहा है कि जो आपका इक्वेटर है वो सबसे बड़े सर्किल को फॉर्म करता है। देखिए इक्वेटर सबसे बड़ा है और इधर जाते हुए छोटा हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी गाइस क्या है, करेक्ट है, ठीक। हमारे पास 180 देशांत अक्षांश रेखा है। देखो हमारे पास 180 अक्षांश नहीं होते, है ना,
देखिए वहां पे दो चीजें, 181 अक्षांश है और 179 अक्षांश रेखाएं हैं। तो दोनों केस में डेटा नहीं मैच कर रहा है, 180 दिया हुआ है, तो ये भैया ये हो गया क्या, ये हो गया आपका इनकरेक्ट, गलत। मिल गया आपको गलत, तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपका सही जवाब हो गया गाइस, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है देशांतर रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड इज फॉल्स और रॉन्ग। ठीक, देशांतर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है देशांतर रेखा लंबाई में बराबर होती है, द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वर इक्वल। ओके, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस फॉर्म सेमी सर्किल। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, पृथ्वी पर कुल 371 देशांतर रेखाएं होती हैं, देयर आर टोटल 361 लॉन्गिट्यूड ऑन अर्थ। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट, समय का निर्धारण 0 देशांतर से किया जाता है, टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, तो इसमें कौन सा सही है, सॉरी कौन सा गलत है। तो हम सही वालों को पता कर लेते हैं, गलत वाला अपने आप ही हमें मिल जाएगा, है ना। तो हम चेक करते हैं। जब हम चेक करेंगे तो देखिए हमारे पास फिर वही एक सर्किल हम ऐसा बना ले रहे हैं। गाइस मैंने ये सर्किल बना लिया। ठीक, और देशांतर क्या होता है, पोल्स को पोल से जोड़ने वाली रेखा। ये होती है आपकी देशांतर, ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा। ठीक, अब देखो ये दूसरा देशांतर हो गया, ये तीसरा देशांतर हो गया, तीसरा देशांतर इसी तरह से बढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देशांतर लंबाई में बराबर होते हैं कि नहीं, पहला पॉइंट। तो देखिए ये वाला देशांतर ऐसे जा रहा है, ये वाला भी ऐसे जा रहा है, सब एक सेमी सर्किल बनाते हैं, है ना। देखो सेमी सर्किल बना रहे हैं, अर्धवृत्त, और सब अर्धवृत्त बना रहे हैं तो सबकी लेंथ बराबर होगी। तो ये हो गया क्या आपका करेक्ट, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया करेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेमी सर्किल बना रहे हैं, भाई ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि करेक्ट दिख ही रहा है आपको डायग्राम में, ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको कितनी बार डिस्कस किया कि हर 1 डिग्री पर एक देशांतर होता है और टोटल एक सर्किल में एंगल होते हैं 360। तो देशांतर की संख्या भी कितनी हो गई, 0 से 360 गिनोगे तो 360 ही आएगी। तो ये हो गया क्या गलत, इनकरेक्ट। गाइस ये इनकरेक्ट हो गया तो अगला वाला फिर करेक्ट हो जाएगा। हो गया। टाइम की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से करते हैं, एकदम सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर लगेगा वो ये वाला लगेगा। ओके, तो इसे ध्यान रखिए। ये तो बात हो गई किसके बारे में, ये तो बात हो गई लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर इस में बता दिया। चलिए देखिए इस वीडियो का पूरा वो पिछले वीडियो का साथ रिलेट करता है। अगर आपने पिछले वीडियो देख रखा है, उसको देख रखा है, आपको सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोलता है पृथ्वी पर 23.5 डिग्री, अच्छा ये 23.5 थोड़ा सा गलत तरीके से भी लिखा हुआ है, वैसे तो ये ऐसे लिखना चाहिए, है ना। ये नीचे भी है, ये ऐसे लिखा 23.5 डिग्री उत्तर, नॉर्थ
का क्षेत्र निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो मैंने आपको पिछले ही क्लास में गाइस समझाया था और फिर इस बार एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। ये कौन सी लाइन हो गई? ये लाइन होगी आपकी इक्वेटर की। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर आपके पास ये वाली लाइन है 23.5 डिग्री की। 23.5 डिग्री उत्तर की लाइन है, इसे हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर नीचे आपका 23.5 डिग्री दक्षिण की लाइन, इसे बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। फिर आप 66.5 डिग्री ऊपर आएंगे तो आपको ये मिलेगा, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। और फिर 66.5 डिग्री इधर आएंगे साउथ में तो ये आपका आ जाएगा अंटार्कटिक सर्किल। ओके गाइस, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा अर्थ हमारा कई सारे जोन्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये 23.5 से 23.5 के बीच का जो जोन है, ठीक, ये जोन जो है ये कहलाता है आपका ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ओके गाइस, और फिर ये 23.5 से 66.5 के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन या यहाँ पर इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र। और फिर नीचे आपका आता है शीत क्षेत्र या फ्रिजिड जोन। ठीक, अब ये क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन बोला 23.5 डिग्री उत्तर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तर के क्षेत्र में देखो आपका जो क्षेत्र है उसमें से देखिए 23.5 डिग्री उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये नीचे शुरू करते हैं तो दक्षिण शीत कटिबंधीय मतलब फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। भाई नॉर्थ बोल रहा है तो नॉर्थ वाला ही होगा, तो ये दक्षिण वाला ये भी चला गया, अब बचा गया यही। और ये उपोष्ण दिया हुआ है ना, उष्णकटिबंधीय उपोष्ण के बीच ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला। तो गाइस ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक, पृथ्वी पे 23.5 डिग्री उत्तर में क्या कौन सा क्षेत्र आता है ये आपके सामने आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो इसको थोड़ा समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ठीक है, पहला नंबर 1, ग्लोब द्वारा पृथ्वी के उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित किया जाता है ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को प्रदर्शित किया जाता है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इक्वेटर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द ग्लोब, है ना। तो ये ग्लोब में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं कि नहीं होते, ये है ना। फिर दूसरा, ग्लोब को अक्ष के साथ झुका हुआ दिखाया जाता है। जो भी एक ग्लोब आप खरीदते हैं तो वो ऐसा झुका होता है कि नहीं होता है। ठीक, तीसरा, ग्लोब पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रतिरूप है या बड़ा प्रतिरूप है। इट इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्लोब द्वारा पृथ्वी की सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करना आसान होता है। इट इज इजी टू शो द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस फ्रॉम ग्लोब, लाइंस ऑफ अर्थ फ्रॉम ग्लोब। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसे पूछा इसमें कौन सा गलत है? तो भाई ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है मुझे नहीं लगता है। फिर भी आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर तो दूंगा ही, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी है। देखो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, येस इट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, ये अपने एक्सिस पर झुके होता है तो ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। ये अर्थ का बड़ा साइज होता है, ये इनकरेक्ट है। सीधे देख के पता चल रहा है भाई, ये तो यही वाला आंसर है, यही सही है।
और इसमें सेम अर्थ के जैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, एकदम प्रोटोटाइप होता है, लेकिन ये छोटा होता है। यहाँ पे बस क्या लिखा है, बड़ा प्रतिरूप, बड़ा ना होकर गया छोटा होता है, ये पॉइंट सही होता है। अर्थ का छोटा प्रतिरूप होता है ग्लोब। ग्लोब काफ़ी लोगों के घर में होता है, मेरे पास भी है, कोचिंग वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पर ही मिलेगा। तो एक ग्लोब अर्थ का जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए बगैर काम नहीं चल पाता है, तो उसको आपको समझना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अगले अगले क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। बोले विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो आप एक मिनट पॉज कर लीजिए वीडियो को, अपना आंसर दे लीजिए, फिर मेरे को फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है गाइस, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्रेटर सर्किल, वृत्तम वृत्त कौन सा है? वृत्तम वृत्त है आपका इक्वेटर, है कि नहीं है गाइस? है। अब इसी के समांतर जो और पैरेलल लाइन जा रही है, देखिए ऊपर ये वाली जा रही है, फिर इसके पैरेलल ये जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, इन सारी लाइनों को क्या कहा जाता है भाई? सीधी सी बात है, जो लास्ट लेक्चर लिया था मैंने उसके स्टार्टिंग में ही इसको समझाया था, है ना? नहीं समझाया था? समझाया था। ये होती है आपकी कौन सी लाइन? लैटिट्यूड, अक्षांश। तो सीधी सी बात है, लॉन्गिट्यूड होता है एकदम गलत। स्टैंडर्ड टाइम, ये भी भाई लॉन्गिट्यूड होता है, दोनों पर एक और दो दोनों, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, लैटिट्यूड, अक्षांश, लैटिट्यूडनल लाइन। दीज लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूडनल लाइन्स। गाइस, इसको थोड़ा सा सेट करिए दिमाग में, आसान क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा भरोसा, आप जानिए कि मेरे बात पे अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोब में, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? द imaginary line drawn from north to south direction in globe is known as। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ठीक, अब जो बोला जा रहा है उसको बना के देख लेते हैं, अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको। ग्लोब में उत्तर से दक्षिण के बीच खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अब ये काल्पनिक रेखा क्या है? जवाब आपके पास आ ही गया है, ये काल्पनिक रेखा ऐसे जा रही है, आप खींचते जाइए काल्पनिक रेखा को, और जैसे जैसे आप इन काल्पनिक रेखा को खींचते जाएंगे तो इन काल्पनिक रेखा का नाम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर। तो गाइस, ओह शिट, ठीक है, तो ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, पहले पॉइंट में ही आंसर दिख गया, तो अब आगे जाने की हमें ज़रूरत है? आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। चलिए, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एकदम दिमाग में एकदम परफेक्ट रखिए, मेरे हिसाब से आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी टाइप का है, पेपर में 2 बार आ चुका है, 2 टाइम्स पूछा जा चुका है। इसी पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज होगा भी। क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद
72.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रतः, प्रतः मतलब सुबह। इफ अहमदाबाद इज सिचुएटेड एट 72.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके, what would be the local time of Ahmedabad if it is 8 AM in Indian Standard Time? देखो टेक्निकली तो हमारे पास 8 ही बजना चाहिए, लेकिन वो ये आ चाहते हैं कि आप इस पे पूरा लॉजिक लगाएं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, है ना, क्योंकि हमारे पास इंडिया में पूरे एक साथ एक ही जगह सब समय होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट आगे पीछे रहता है, तो वो महसूस नहीं होता लेकिन होता है। तो अब अगर इसमें हम टेक्निकलिटीज लगाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसको देखिए। देखिए 72.5 ये क्या है, ये हमारे अहमदाबाद का, ये हमारे अहमदाबाद का क्या है, लॉन्गिट्यूड है। और वैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड कितना होता है, 82.5 डिग्री। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, ओके। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना हो गया डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया 10 डिग्री का, 10 डिग्री देशांतर का। आ गया 10 डिग्री देशांतर, बताओ कितना समय होगा भाई, कितना समय होगा बताओ बच्चों। समय बहुत निकालना आसान है, 10 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो गया। अब ये 40 मिनट का अंतर आएगा, 40 मिनट का अंतर आएगा भारत के साथ, है ना। अब ये 40 मिनट ज्यादा होगा कि कम होगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये भारत का प्रायद्वीप का हिस्सा है, अगर ये मान, ठीक, यहाँ कहीं दिल्ली है और ये आपका 82.5, ये आपका अहमदाबाद है 72.5। तो यहाँ पर 8 बज रहा है भाई, ठीक। ईस्ट जाने पर, ईस्ट में आगे बढ़ने पर टाइम क्या होता है, बढ़ता है, और अगर हम पीछे जाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि हमारे अगर यहाँ पर मानक समय में 8 बज रहा है तो अहमदाबाद पहले है, तो वहाँ पर टाइम थोड़ा सा पहले चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8 में से ये 40 मिनट घटा दिया, तो 8 बजे से अगर 40 मिनट पीछे जाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 7:20 कब का, सुबह का। तो गाइज ये हो गया इसका आंसर, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 AM। आसान सा क्वेश्चन था लेकिन समझने वाली बात थी। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और चीज़ें आपके पास एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इस बार मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। हाँ चलिए, देखिए बहुत आसान सी चीज़ है। आपके पास यहाँ पर अहमदाबाद का वो दिया हुआ है, अहमदाबाद का क्या दिया हुआ है, अहमदाबाद की पोजीशन दी है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ये आपकी अहमदाबाद की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइप का ये होता है, दोनों का डिफरेंस हो गया 10 देशांतर का, ओके हो गया। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 10 डिग्री बराबर कितना होगा, 40 मिनट, तो अंतर कितने का आ गया, 40 का, है ना। अब ये 40 बढ़ेगा कि घटेगा, तो भाई सीधी सी बात है, ये हमारा 82.5 है और ये हमारा क्या है 72.5। तो हम इससे इधर किधर जा रहे हैं, इधर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ले लें तो ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो वेस्ट जाने पे हमेशा टाइम क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हम टाइम घटा देंगे, तो 40 मिनट 8 बजे से घटा देंगे। जैसे 40 मिनट 8 बजे से घटाएंगे तो सुबह का कितना टाइम हो जाएगा, 7:20 मॉर्निंग। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन आप इसमें
कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो थम्स अप करके वीडियो को लाइक करिए तुरंत। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला जो है आपका पैडागोजी से रिलेटेड है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसका उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने में सबसे अधिक उपयुक्त है? Which of the following teaching material is best for indicating continents and its region size? ठीक है, तो एक एक करके एक एक ऑप्शन देखते हैं। ग्लोब, ठीक है, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, पृथ्वी का भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पोस्टर ऑफ अर्थ। आपके पास 4 ऑप्शन है गाइस, 4। अब इनमें से कौन सा सही है हम इसको फिगर आउट करते हैं। ठीक है, देखो पहले नीचे शुरू करते हैं भाई। पोस्टर वोस्टर का तो कोई सुनने में ही गलत लग रहा है, अजीब सा नहीं लग रहा है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। फिजिकल मैप ऑफ अर्थ, बच्चों को इससे आप क्या पढ़ाएंगे, बड़ा एडवांस मैप होता है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। पॉलिटिकल मैप भी इनकरेक्ट हो गया, है ना। शिक्षक सहायक सामग्री में सबसे आसान चीज़ और सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है उसको पूरे अर्थ के रीजन को दिखाने के लिए, वो आपका क्या होता है गाइस, वो आपका होता है ग्लोब। उसका आंसर क्या होता है, ग्लोब। इसे ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आसान रहेगा चीज़ों को समझना। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और पढ़ के इसका आंसर पॉज करके बताइए। मुझे जरा 1 सेकंड दीजिए बस। सो गाइस, इसका आंसर आपको क्या मिला वो आंसर मुझे बताइए। भारत का मानक देशांतर है ना, भारत का मानक देशांतर क्या है? आपके पास है पहला, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। भारत का मानक देशांतर क्या है? तो भारत का मानक देशांतर है 82 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 83.5 डिग्री ईस्ट। तो इसमें क्या उत्तर होगा बताइए गाइस। तो आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं और इसमें मुझे कोई चीज़ नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा उत्तर है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ये इलाहाबाद के या करंट टाइम में प्रयाग राज के नैनी से शुरू होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितना आप इसे ध्यान रखेंगे आसान है। ठीक है, नैनी शहर से शुरू होता है और यहीं से हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम नापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर चीज़ों को देखते हैं। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। अब एक बार इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रॉम गोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन द ग्लोब द साइज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल लाइन विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या उत्तर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा ये ग्लोब, अब ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन आपको पता ही चल चुकी है, वर्टिकल लाइन होती है। अब ये इस तरह से लाइनें ऐसे होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये पूरी लाइन, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, है ना गाइस। थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा, थोड़ा तेजी होगी। अब बोल रहा है कि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते
देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? देखो, पूर्वी गोलार्ध मतलब ये, पश्चिमी गोलार्ध ये। तो देखो पहले क्या हो रहा है, देशांतर रेखाएं का साइज देखो ये बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा। आप दक्षिणी गोलार्ध में जाते हुए क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ऐसे दो, ऐसे है दो देशांतर के बीच ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, और बीच में इक्वेटर है। ठीक है, पोल से इक्वेटर तक आने पर इसकी बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है। फिर इक्वेटर से वापस जब हम पोल जाएंगे तो बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर, है ना, पूर्व से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाने में, है ना, इधर से इधर जाने में, ठीक, देशांतर के बीच की दूरी क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। नहीं, अब देखो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण पूछा है तो उत्तर से दक्षिण तो बढ़ घट रही है, लेकिन अगर हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जा रहे हैं तो तब भी उत्तर से दक्षिण ही जा रहे हैं, तब ये भी यही आंसर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं उनको वो भी बता देता हूँ कि आपका कंफ्यूजन कहाँ होगा। ठीक है, ये आपका पूरा नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार, है ना, अब पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तब भी यही होगा, लेकिन अगर बोले पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर तो समान है, तब ये आंसर होगा। लेकिन गोलार्ध आ गया है तो गोलार्ध का मतलब पूरा एक सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल में तो फिर क्या हो रहा है, बड़ा घट रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका उत्तर है, इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपका टीचिंग स्किल वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना कैसे जाता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान से, दूसरा ऑप्शन है समझ से, है ना, बाय नोइंग, है ना, तीसरा है प्रैक्टिकल से, चौथा है कौशल से, स्किल से। तो देखिए, नॉलेज से, नॉलेज कैसे आएगी, नॉलेज से नहीं आएगा। मैपिंग वर्ड जो होता है वो नॉलेज से कम होता है। ठीक है, नोइंग ज्ञान से, लेकिन नॉलेज हो चाहे ज्ञान हो सब सेम चीज़ होती है ना। आपका ये भी गलत है, थोड़ा घुमा के दिया है, वर्ड ही नहीं सही लग रहा है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल आप कब करेंगे, जब आपके पास स्किल्स होंगी। प्रैक्टिकल भी यहाँ गलत है, यहाँ पर एग्जैक्ट सही क्या है, स्किल्स। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा कौशल से, बाय स्किल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और मेरा पर्सनल व्यू है कि ये फिर आता है आएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। When the duration of day and night are equal, the rays of sun fall straight on। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, दूसरा इक्वेटर या भूमध्य रेखा, तीसरा है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, और चौथा है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो गाइस इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे पास 4 रेखाएं हैं, है ना। पहले आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, दूसरी आपकी कर्क रेखा है, तीसरी आपकी मकर रेखा है, और फिर आपके गोलार्ध 66.5 डिग्री। आप इसे गोलार्ध या सर्किल बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए,
जब सन की रेज जो होती है अगर नदर्न हेमिस्फीयर में पड़े तो 66.5 पे लगातार पड़ेगी 6 महीने 24 घंटे। तो 24 घंटे का दिन कहाँ होता है? गोलार्धों पर। मतलब 6 महीने 24 घंटे का दिन गोलार्ध पर, 6 महीने 24 घंटे की रात गोलार्ध पर। इसमें 66.5 डिग्री नॉर्थ में हमारे पास एक देश मिलता है नॉर्वे, और नॉर्वे पर जो होता है रात, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे को हम बोलते हैं लैंड ऑफ मिड नाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, हिंदी में मध्य रात्रि सूर्य का देश। मध्य रात्रि सूर्य का देश से मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर 6 महीने का दिन रहता है। आप सुबह उठे, सूरज दिख रहा है, गुड मॉर्निंग घड़ी देख के। दोपहर हुई तब भी सूरज वैसे दिख रहा है, घड़ी देख के गुड आफ्टरनून। रात हुई, घड़ी देख के गुड नाइट। ठीक है, क्योंकि सूरज दिखता रहता है ना। फिर आता है मकर रेखा पे। मकर रेखा की अगर हम बात करें, जब सन की रेज मकर रेखा 23.5 साउथ में होती है, जब यहाँ पड़ती है तो सदर्न हेमिस्फीयर का, दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन। सेम इसी तरह से जब 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध का या नदर्न हेमिस्फीयर का बड़ा दिन होता है गाइस, और सदर्न हेमिस्फीयर का छोटा दिन। और जब सन की रेज विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, जो कि साल में 2 बार पड़ती है, 2 टाइम्स। बाकी सब जगह पे यहाँ पे एक बार परपेंडिकुलर पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ती है, लेकिन ये 2 बार पड़ती है। और ये 2 दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इस दिन को हमारा पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी दिन और रात पूरी पृथ्वी बराबर होता है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ रही है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। ओके गाइस, एक्सप्लेनेशन क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर सल्यूशन या इसका डिस्कशन करते हैं। जब भारत में सुबह के 8:30 बजते हैं तो इंग्लैंड के मानक समय होगा। इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? When it is 8 AM in India, what will be the standard time in England? है ना, तो बहुत ही आसान सी चीज़ है भाई, सीधा सा है। मैंने आपको बताया भी था, फिर से बताया। इंग्लैंड मतलब GMT, मतलब 0 डिग्री, और भारत इंडिया मतलब आपका 82 इन हाफ डिग्री ईस्ट। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 82.5 का है कि नहीं गाइस? और 82.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.5 घंटा आएगा। ठीक, ईस्ट में है तो GMT से ईस्ट जाने पर टाइम बढ़ता है तो प्लस। तो हमारा टाइम GMT से या इंग्लैंड से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। फिर ठीक है, 5.5 घंटा आगे हमारा टाइम GMT से कितना आगे? 5.5। अब सपोज करिए कि हमारे पास सुबह के यहाँ पर कोई टाइम हो रहा है, सपोज करिए जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8:30 बज रहा है सुबह के। अब भाई यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा इंग्लैंड में? तो भाई दोनों जगह का अंतर कितना है? अंतर है 5.5 घंटे का, है कि नहीं? तो अब हटा दो, 8:30 में से अगर आप 5.5 घंटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा 3। आ गया ना गाइस आंसर? तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया आपका किसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पहुँच गया हमारे पास। इसका आंसर है सुबह के 3 बजेंगे। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है, तो ये 3 गलत हो गया और सही कौन सा हो गया? सही हो गया ऊपर वाला। तो गाइज ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हर टाइप के मैं बता रहा हूँ, आप इसको सबको समझ लीजिए। यहाँ पे एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और उस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है हमारा
दो शहर हैं ए और बी, ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन दोनों शहरों के बीच समय का अंतर कितना होगा? टू सिटीज ए एंड बी आर सिचुएटेड एट 15 डिग्री ईस्ट एंड 15 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन द सिटीज। बताइए गाइस इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आप जल्दी से आंसर लगाइए, बताइए, स्क्रीन को पॉज करिए और आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन 30 सेकंड में बताता हूँ। ठीक है गाइस, आपका समय तो गाइस आंसर क्या है? आपने कुछ पता लगाया? बहुत आसान सा इसका एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में जो थ्योरी पढ़ाई थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, है कि नहीं, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये आपकी जीएमटी की लाइन है, ठीक है। जीएमटी की एक तरफ ईस्ट है और एक तरफ वेस्ट है। सपोज करिए ये है आपका 15 डिग्री ईस्ट और ये है 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो बोला इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, तो ये पूरा देख लो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने पिछला जो एग्जांपल बताया था उस पर वीडियो में, उसी पर बेस्ड है भाई। ये आपका 15 डिग्री ईस्ट है और ये 15 डिग्री वेस्ट है। अब दोनों के बीच का टाइम निकालना है। देखो, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करना है, सम 15 + 15 30, फिर 4/60 से मल्टीप्लाई कर दो और घंटों में आंसर आ गया। तो उन दोनों के बीच में कितना घंटे का अंतर आ गया? 2 घंटे का। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पर? 2 घंटा या 120 मिनट, जो आपको एग्जाम में मिल जाए आप वो लगा देना। ये याद रखिएगा, अगर आप इसे याद रखेंगे तो आसान रहेगा, ठीक। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सारे दोस्तों को फौरन यहाँ पर जमा करते जाइए, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आयनन होता है? ग्रीष्म आयनन का मतलब क्या होता है, इसको जरा इंग्लिश में देखें तो और समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स समर सोलिसाइड्स हैपन? ग्रीष्म आयनन, ग्रीष्म आयनन को हम हिंदी में कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति मतलब सूर्य की किरणें कहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ेंगी? 23.5 डिग्री उत्तर में या फिर कर्क रेखा पर, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है गाइस, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। होता है कि नहीं होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, और डेट होती है 21 जून। और इसी दिन ऑल ओवर वर्ल्ड हम क्या मनाते हैं? योगा दिवस। तो ये सारे क्वेश्चन है, तो आंसर इसका आपको सीधे मिल गया। आंसर क्या मिल गया? 21 जून। तो याद रखिएगा, आसान सा था, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज, 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में, आपको बताया भी था और समझाया भी था। तो अब अगर आप इसको समझेंगे तो आप इसका आंसर तुरंत बता दोगे गाइस। बताइए, 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है? तो 180 डिग्री देशांतर आपका कहलाता है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो होती है, क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो होती है जहाँ से हमारी डेट चेंज होती है। तो डेट चेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात है इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे मैप पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ऐसे आगे बढ़ती है ना। और जहाँ पर भी लैंड आता है ये वहाँ से डाइवर्ट हो जाती है, कट जाती है। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम का, इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स अपने रास्ते को बदलती है? डाइवर्जन इसका कितनी बार होता है? तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए मुझे, और मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से गाइज आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह मुख्य अक्षांश जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, द मेन लैटिट्यूड विच पासिस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द इंडिया इज, कौन सा? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्किल या आर्टिक विद, विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो देखिए भारत को, ये भारत है, ठीक है, और भारत को दो हिस्सों में बांटने का काम कौन करता है? आपका, ठीक है, कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर। द लाइन विच डिवाइड इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट इज टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड द लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट इज टॉपिक ऑफ इक्वेटर, है ना, इट इज इक्वेटर। ठीक है, जो दुनिया को दो बराबर भाग को या हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, वो लाइन कौन सी? इक्वेटर। और जो इंडिया को दो बराबर भागों में बांटे वो टॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर कर्क रेखा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका जो सही जवाब है ये 2 नंबर वाला है। ठीक है गाइस, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ मैप, है ना। साइज, डायरेक्शन, इंडिकेशन, डिस्टेंस। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, और 30 सेकंड में आप इसका आंसर मुझे तुरंत बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने उत्तर को दीजिए गाइज, बताइए और इसको मुझे बताइए, मैं आप वेट कर रहा हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आपका समय हो गया है समाप्त, और कई लोगों ने शायद आंसर दिया भी हो, क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर होगा तो उस टाइम मैं रेगुलर अटैक रहूँगा। लेकिन देखते हैं, देखिए पहला क्या है? डिस्टेंस, ठीक है वाला। अब देखिए कंपोनेंट में डिस्टेंस तो आता है, तो ये तो करेक्ट हो गया। इस नीचे से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडिकेशंस, संकेत नहीं होंगे तो कैसे आपको पता चलेंगे मैप पे क्या चीज़ क्या है, पहाड़ी कौन सी, पर्वत कौन सा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। साइज मैटर नहीं करता है, ये इनकरेक्ट है। तो यही आपका आंसर हो गया, साइज। मानचित्र का घटक नहीं है। आपका जो मानचित्र होता है उसमें साइज कोई मैटर, आपका 2 डायमेंशन डायग्राम होता है वो, तो वहां पर आपका 3D कैसे साइज बन जाएगा? तो सोचने वाली बात है। बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आप इसे गलत करते जाते हैं क्योंकि आप इस पर सोचते नहीं। ज्योग्राफी इज टोटल अबाउट थिंकिंग। अगर आप इसे सोचते जाएंगे तो आप इसे कर लेंगे। तो गाइस बहुत आसान चीज़ें हैं, आप इसे ध्यान करिए, करते रहिए।
चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो थम्स अप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्य दिन का सूर्य एक साथ उग जाता है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वन ईयर एट ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया इज नोन एज, है ना। अब देखिए काफी लैंग्वेज को घुमा दिया गया है, इतना घुमा दिया गया है कि बच्चा सोच रहा है क्या करें। ये मध्य दिन का सूर्य एक साथ उगाता है, ये क्या है, कैसे होगा? मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर हेडेड। तो देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले ग्लोब बनाइए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो ग्लोब जरूर बनाओ भाई, है ना। और सबसे पहले उस पर आप क्या बना दिए, अपनी फेवरेट लाइन इक्वेटर। अब उसमें क्या बोला कि कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तर, और फिर नीचे बना दीजिए मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। बन गया गाइस। अब ये बोल रहा है कि इस एरिया को क्या कहा जा रहा है, किस एरिया को? ये जो आपके सामने एरिया दिख रहा है, जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया, इस एरिया को वो क्या कहना है, क्या कह रहा है, इस एरिया का नाम क्या है कि नहीं? ऑब्वियस बात है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टॉरिड जोन। ठीक है, टेम्परेट तो है नहीं भाई, टेम्परेट तो आपका 23.5 से 66.5 के बीच का जोन होता है। फ्रिजिड जोन जो होता है 66.5 से 90 डिग्री के बीच का होता है। तो ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तीसरा जोन है टॉरिड जोन, यही आंसर हो जाएगा। टॉरिड जोन को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है, कभी कभी इंग्लिश ही ज़्यादा यूज होता है, वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या विषुवरेखीय क्षेत्र या इक्वेटोरियल जोन, कई नाम से गाइस इसे जाना जाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन पे जोर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर देते हैं। भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की दूरी पृथ्वी के गोल घेरे की कितनी है? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। इंग्लिश में देख लेते हैं, काफ़ी बच्चे इंग्लिश वाले भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो पहले हिंदी वाले ऑप्शन देख लेते हैं। 1/3, 3/3, 3/4, 1/4, 2/4। अब यहाँ पर इंग्लिश में देखें, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज डैश ऑफ द सर्किल राउंड द अर्थ। ठीक है, 1/3, 3/4, 1/4, 2/4। तो गाइस सीधा सा आंसर है 1/4, 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। ठीक, आपका सर्किल फिर बनेगा, सर्किल पे जो आपका ये गोल घेरा है और जो पोल पर गोल घेरा है, ठीक है, ये वाला और ये वाला इसके कितने गुना है? 1/4। मतलब ऐसे 4 गोले जब जोड़ोगे तो ये वाला गोला तैयार होगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर है। इजीली गोइंग क्वेश्चन होते हैं, इजीली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन होता क्या है कि आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, आप जब क्वेश्चन देख लेंगे समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में दिन विशेष पर पृथ्वी पर स्थिति दर्शा रहे ए बी सी डी ई। पूछ रहा है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें दिन का प्रकाश ज्यादा घंटों तक रहेगा, है ना। देखो पहला पॉइंट आपका ये ए दिया हुआ है कि नहीं, ये बी दिया हुआ है, ये आपका सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है और ये ई दिया हुआ है। तो लाइट कहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहेगी, ठीक। तो देखो सीधी सी बात है गाइस, सन की रेस पड़ रही है, और इसके साथ साथ देखो आपका अर्थ भी ऐसे घूम रहा है। तो ये वाला जो एरिया है डी वाला, ये रेगुलर सन के सामने ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कितना भी घूमेगा इसका पूरा पूरा एरिया सन के सामने रहेगा। बी वाला एक टाइम ऐसा आएगा इसका कुछ एरिया सन के सामने नहीं आएगा, है ना। सी वाले पर सन की रेज 12-12 घंटे तक पड़ेगी क्योंकि इक्वेटर का एरिया है, और इसके पीछे ई वाला है वो भी 12-12 घंटे का है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं दिन बड़ा होने लगता है, ठीक है। और ज़्यादा दूरी पर डी वाला पॉइंट है क्योंकि वो करीब है, पहले पड़ रहा है, ये थोड़ा दूर है, तो दोनों सेम डिस्टेंस पे, लेकिन ये वाला करीब है, तो ये वाला ही आपका आंसर होगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा घंटों तक प्रकाश कहाँ पर रहेगा? डी पॉइंट पर रहेगा गाइस। डी पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान सा, इंग्लिश में लीजिए। विच डायग्राम indicates southeast direction? ओके गाइस, तो कौन सा डायग्राम होगा? तो पहले तो हमें बेसिक चीजें समझनी है। रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं हमारे पे रेगुलर, तो वहां पर डायरेक्शन आपने पढ़ी होगी, और 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। थोड़ा सा समझिए, भावनाओं को समझिएगा। अभी पूछे दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन कौन सी होगी। अब देखो दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी, साउथ ईस्ट। इस तरह अगर नॉर्थ ईस्ट पूछेगा तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये, और ये इधर वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर साउथ वेस्ट पूछेगा तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पूछा साउथ ईस्ट कौन सा, भाई ये वाला है। अब ये वाला डायग्राम यहाँ पर कहाँ बना हुआ है? ये देखो बना हुआ है। अब ये अगर बना हुआ है तो आपका आंसर क्या हो गया? ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया गाइस। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? ये तो बात हो गई आपके डायरेक्शन के बारे में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी गाइस। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया हो। ये तो हो गए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैंने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पता चले, वो जो भी मुझे पता है वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल इसका एक और राउंड मैं खेलूंगा आपके साथ। अभी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेले हैं। देखिए क्वेश्चन के 3 स्टैंडर्ड होते हैं, एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक होता है इम्पॉर्टेंट, एक होता है खराब दिन वाला। खराब दिन मतलब दिन खराब है तभी आता है। तो मैं तीनों स्टैंडर्ड बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, अभी मैं इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगा, एक बार खराब दिन वाले भी आपको बताऊंगा। जब खराब दिन वाले बताऊंगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए फिलहाल अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर देख लिया है पूरा का पूरा, चीज़ों को समझ लिया है। तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।